इसको टॉय एज को अगर आप अलग अलग लोगों की भाषा में पढ़ेंगे तो इसकी एज अलग अलग मिलेगी। कई लोग कहेंगे कि टॉय एज जन्म से 5 वर्ष होती है, कई जगह पे आपको जन्म से 2 वर्ष मिल जाएगा और कई जगह पे आपको 2 से 6 या 3 से 6 मिल जाएगा। बट अगर आपको 1 नंबर लेना, ज्यादातर एग्जाम्स में अगर आप प्रीवियस रिकॉर्ड देखेंगे, रीट वगैरह में भी ये पूछा जा चुका है, तो 2 से 6 वर्ष या 3 से 6 वर्ष के समय को टॉय एज कहते हैं, यानी अर्ली चाइल्डहुड को टॉय एज कहते हैं। ये आपको थोड़ा सा यहाँ ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर आप बात सीडीपी की करेंगे तो इसमें आप कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो खिलौना आयु यानी टॉय एज, प्ले एज भी इसी को कहते हैं। एरिक एरिक्सन भी यही कह रहे हैं कि ये क्या है, प्ले एज है, ठीक, प्ले एज है। एरिक एरिक्सन ये कह रहे हैं। एरिक्सन वो व्यक्ति हैं जिन्होंने आइडेंटिटी क्राइसिस की बात की है कि भाई हमारा जो पहचान का संकट है कि मैं हूं कौन, वो आता कब है, अभी उस पर करेंगे बात। तो प्ले एज भी यही है, जब बच्चा प्ले वे में जाएगा। फर्स्ट क्लास में तो 6 वर्ष के बाद ही लेके जाएंगे ना उसको, 6 वर्ष पे, इतने तो वो प्ले स्कूल्स वगैरह में खेलता है, तो 2 से 6 वर्ष। फास्टेस्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट, ये याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन आता ही है, यानी भाषा का विकास सबसे तेजी से होता है, तो इसको सेंसिटिव पीरियड फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट कह सकते हैं, यहां लिखा हुआ है, या क्रिटिकल पीरियड कह सकते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए, फास्टेस्ट पीरियड कह सकते हैं। इसका मतलब क्या है, सेंसिटिव का मतलब है कि यहां पर सबसे तेजी से, संवेदनशीलता से भाषा का विकास हो सकता है। बच्चा बहुत तेजी से वर्ड्स को ग्रैस्प करता है एनवायरनमेंट से, भाषा को बहुत तेजी से सीखता है। अगर डोरेमोन देख रहा होगा तो डोरेमोन से सीख लेगा फटाफट से, फिर वो कहीं भी यूज करता रहेगा उसको, हर दिन नए शब्द सीखेगा और आपको लगेगा यार ये बात इसने कहां से सीख ली। अगर आप आपस में भी कुछ बात करें तो वही बात रिपीट करेगा, फिर आपको लगेगा अगली बार से शैतान के सामने थोड़ा ध्यान से रहना है ना। तो ये क्या हुआ, ये सेंसिटिव पीरियड है। बच्चा बहुत सारे वर्ड्स पिक करता है अपने लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की वजह से। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस क्या है उस पर हम चर्चा बाद में करेंगे जब हम चॉम्स्की पढ़ेंगे। इमिटेटिव एज है, नकल करता है, बहुत हद तक सीखता है, चीजों को रिपीट करता है ना। फिजिकल डेवलपमेंट भी फास्टेस्ट होता है आफ्टर बर्थ, यानी इन्फेंसी से भी ज्यादा तेज यहाँ पे बात हो रही है। सोशलाइजेशन भी बहुत तेजी से होगा, सामाजिकरण भी, लगभग हर तरह का विकास यहाँ तेजी से होता है। तो एक तो आपको याद रखना है ये लैंग्वेज के लिए, सोशल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही तीव्र गति से होने वाला पीरियड है, सेंसिटिव और क्रिटिकल पीरियड है। टॉय एज तो है ही, प्ले एज भी इसको हम कहते हैं। अब आते हैं उत्तर बाल्यावस्था यानी लेटर चाइल्डहुड पर। ये सारी बातें लेटर चाइल्डहुड के बारे में, यहां से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 6 से 12 वर्ष, प्याजे की माने तो ही 7 से 11 वर्ष, जिसको कॉन्क्रीट ऑपरेशनल कह दिया प्याजे ने। नाम याद रखिएगा, प्याजे के अकॉर्डिंग इसी स्टेज को हम कॉन्क्रीट ऑपरेशनल यानी मूर्त संक्रियात्मक कहते हैं। 7 से 11 वर्ष यानी यही टाइम पीरियड है, 1 साल ऊपर नीचे। अगर हम एरिक एरिक्सन की माने तो इसी टाइम को इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी कहते हैं, जब बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है, स्कूल एज, कॉम्पिटेंस उसके अंदर डेवलप होती है। स्कूल एज भी आप इसको कह सकते हैं, पहली बार वो फर्स्ट क्लास में जाएगा 6 साल का होने पे। लेटेंसी फ्रॉइड की भाषा में कहते हैं, सुषुप्ता अवस्था सिगमंड फ्रॉइड की भाषा में, कि इस टाइम पे लिबिडो जो है वो शांत हो जाएगी, स्कूल की एक्टिविटीज में लग जाएगा। ठीक, तो ये तीनों ही चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ये स्कूल एज है 6 से 12, लेटर चाइल्डहुड जिसको गैंग एज भी कहते हैं, टोली अवस्था जिसको कहते हैं, बच्चा ग्रुप्स में रहना शुरू कर देता है। अब क्योंकि इससे पहले वो जाता तो है बट टेम्परेरी फ्रेंडशिप बनाता है। अगर आप देखेंगे 2 से 6 वर्ष में, अगर आप पूर्व बाल्यावस्था में देखेंगे, वो मान लीजिए आप उसको कहीं खाना खिलाने लगे तो 2 मिनट कोई बच्चा मिला, उससे बात कर ली, फिर अपने मम्मी पापा के साथ निकल गया, याद भी नहीं है कौन मिला था। लेकिन यहाँ पे ये लॉन्ग टर्म जो फ्रेंडशिप्स हैं वो बननी शुरू हो जाती हैं, बच्चा ग्रुप में रहना शुरू कर देगा। तो ये गैंग एज है। क्या है ये, गैंग एज है, बच्चा ग्रुप में रहना शुरू करेगा, गेम और स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होना शुरू कर देता है। इसके अलावा एलिमेंट्री स्कूल एज तो है ही, पहली कक्षा में जाएगा इसी उम्र में। लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप बननी शुरू हो जाती है। आप देखते हैं बचपन से कोई बच्चा है जो बचपन से साथ है, अगर ठीक कोई पूछ रहा है एज इज जस्ट अ नंबर, अभी ये कहने के लिए भी मुझे बहुत बड़ा होना पड़ेगा, अभी मैं छोटी हूँ। फिजिकल डेवलपमेंट थोड़ा सा स्लो हो जाता है, मोटर डेवलपमेंट तेज हो जाता है, यानी बच्चे में कूदने की, उछलने की, चीजों को बेहतर तरीके से करने की, स्पोर्ट्स की, इन सब की क्षमता बेहतर हो जाती है। शरीर में आपको दिखेगा हाइट बहुत तेजी से नहीं बढ़ रही, शारीरिक विकास बहुत तेजी से नहीं हो रहा, लेकिन मोटर डेवलपमेंट बहुत तेजी से हो रहा है। इसके जस्ट बाद 12 साल के बाद आप देखते हैं बच्चा अचानक से खंबा बन गया, मतलब बहुत लंबा हो गया, या एकदम से उसकी हाइट वाइट बढ़ने लगी। लेकिन इस टाइम के दौरान फिजिकल डेवलपमेंट से ज्यादा उसके अंदर मोटर डेवलपमेंट, गति का विकास जो है वो ज्यादा बेहतर आता है। सूडो मेच्योरिटी का काल है, मिथ्या परिपक्वता, यानी उसको लगता है, फेक मेच्योरिटी, उसको लगता है कि वो मेच्योर हो गया बट हुआ नहीं, होता वो बच्चा ही है। ठीक है जी, क्लियर है। देखो शेम जो है वो नेगेटिव है, ऑफ कोर्स। अगर शेम की आप इमोशन की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल नेगेटिव है, बच्चे को आप शेम का अनुभव ना कराएं हो सके तो, ठीक है जी, नेगेटिव है ऑफ कोर्स। तो अगर हम बात करते हैं, ये सारी बातें हम कर ही चुके हैं, अब और क्या ही बात करेंगे। तो ये सब बातें हैं, ये नोट्स फ्री हैं, किसी को पैसे मत दे देना इन नोट्स के लिए, मैंने टेलीग्राम पर डाले हुए हैं। और अब आते हैं एडोलेसेंस पे। एडोलेसेंस क्या कहता है समझते हैं।
एडोलेसेंस क्या कहता है ये समझने का प्रयास करते हैं। 10:30 बज गए, कई लोग तो नींद में बौरा गए होंगे अब तक। तो जिनको क्वेश्चन की बहुत ज्यादा इच्छा है ना क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की, 600 क्वेश्चन सिर्फ सीटेट के लिए करा चुकी हूँ। एक बार आप प्लेलिस्ट खोल के देख लीजिए, 20 क्लासेस हैं आपकी सीडीपी की। ऑनलाइन पेपर जिस तरह का हुआ है उस तरह के क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर भी हैं, और 30 क्वेश्चंस हैं एक वीडियो में, 20 सेशन है, 600 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाहर कुछ नहीं आना। देखिएगा, किशोरावस्था यानी एडोलेसेंस, ये है 12 से 18, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता ही है हमेशा। 12 से 18 वर्ष, WHO की मानेंगे तो 10 से 19 वर्ष हो जाएगा। एज पर WHO 10 to 19 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, ये भी कहीं मैंने देखा था, किसी एग्जाम में पूछा हुआ है, तो इसलिए ये तो खैर मैं बहुत पहले से कराती हूँ, बट ये पूछ भी लिया है, ये मजे की बात है। ट्रांजिशनल पीरियड यानी परिवर्तन का काल, संक्रमण काल भी इसको कहते हैं, गोल्डन पीरियड, स्प्रिंग सीजन भी कह देते हैं, बसंत ऋतु। ट्रांजिशनल क्यों है ये? क्योंकि यहाँ ट्रांजिशन होगा। इससे पहले क्या था? चाइल्डहुड था, लेटर चाइल्डहुड की अगर हम बात करें, और इसके बाद क्या होगा? अडल्टहुड होगा, वयस्क बन जाएगा, अब उसको वोट का अधिकार हो जाएगा 21 साल का होते ही। तो अब वो बच्चे और बड़े के बीच में कहीं है, ट्रांजिशन में है, परिवर्तन में है। अभी ना वो बच्चा है ना वो बड़ा है, तो इसलिए वो कंफ्यूज भी है, उसको पता नहीं मेरी आइडेंटिटी क्या है। जरा सा कुछ बोलो घर में, कहते हैं अरे तुम तो बड़े हो गए, उतना भी नहीं पता, और फिर जरा सा कुछ और बोल दो तो कहेंगे अरे तुम तो बच्चे ही हो। ठीक है, तो स्ट्रेस एंड स्टॉर्म का काल भी इसको कहा है, तनाव, और क्योंकि एनर्जी बहुत होती है तो हम कह सकते हैं गोल्डन पीरियड है। स्ट्रेस एंड स्टॉर्म यानी तनाव और तूफान की अवस्था, स्टैनली हॉल के अनुसार। तनाव एवं तूफान का मतलब क्या है? बहुत तेजी से रैपिड हार्मोनल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस, कॉग्निटिव चेंजेस, हर तरह के चेंजेस का विस्फोट होता है। अगर हम देखें, परिवर्तनों का विस्फोट है, बहुत तेजी से हार्मोनल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, हर तरह के चेंज बच्चे में आ रहे हैं। इसलिए आपको चिड़चिड़ा मिलेगा, गुस्सा ज्यादा आएगा, और भी बहुत सारी चीजें। ये वो टाइम है जब आप बच्चे से उसका दोस्त बनना शुरू कर दें, अदरवाइज वो अपनी दुनिया अलग बना लेगा और आपकी दुनिया अलग रह जाएगी, फिर वो आपकी सुनेगा भी नहीं। लीडरशिप स्किल्स की अगर हम बात करें तो लीडरशिप स्किल्स क्या है? आप देखते हैं कि बच्चे में उसको स्कूल का हेड बॉय, हेड गर्ल या कुछ एक ग्रुप में शामिल होना है ना। अगर लीडरशिप स्किल्स को डेवलप करना है तो ये उसके लिए भी बेस्ट टाइम है कि वो नेतृत्व का कौशल उसके अंदर विकसित हो जाए। इमोशनल स्टेबिलिटी की, लैक ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी, याद रखिएगा ये बहुत पूछता है, यानी सामवेगिक जो एक स्टेबिलिटी होती है। जैसे आज आपको कोई कहे अरे ये हो गया वो हो गया, अरे तुम्हारे एक्स ने शादी कर ली, हाँ ठीक है कर ली तो क्या करें, हैं कर लेनी चाहिए थी, उम्र जा रही थी, तो ये क्या हुआ? ये स्टेबिलिटी है इमोशनल। ठीक है ना, अगर आप 35 या 45 साल के हैं, उन लोगों की बात कर रही हूं मैं, ठीक है ना, 25 साल में हो सकता है फर्क पड़े इस बात से। लेकिन यहां पे क्या है, अगर आप 12 से 18 वर्ष के होते, 12 से 18 वर्ष के अगर आप हैं, तो मक्खी भी अगर इधर से उधर जाए तो आपके इमोशंस को वो डिस्टर्ब कर जाती है। ठीक है ना, तो आपके इमोशंस को वो कर जाती है डिस्टर्ब। तो ये वो वाला टाइम है जब इमोशनली स्टेबल नहीं है बच्चा। 2 मिनट में गुस्सा आ जाएगा, 2 मिनट में खुश हो जाएगा, 2 मिनट में कुछ और हो जाएगा, तो वो क्या है? इमोशनली इनस्टेबल है, अस्थायी है उसके संवेग जो हैं। ठीक है ना। अगर हम बात करें, देखो नींद खुल गई फिर से कई लोगों की, अगर हम बात करें तो ये क्या है? इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं होती, ध्यान रखिएगा, लैक करता है। पेपर में दे देगा इमोशनल स्टेबिलिटी होती है, जबकि लैक करता है इमोशनल स्टेबिलिटी। अभी कहां से आ गई सरकार, है ना, अभी तो वो ब्रेकअप पैचअप दुनिया के किसी और दूसरे का भी होगा ब्रेकअप, उस पर भी रोलेगा। ठीक है ना, तो अगर हम बात करें तो ये इमोशनल स्टेबिलिटी की कमी है, यहाँ पे तनाव और तूफान का काल है। दूसरी भाषा में कहें तो आइडेंटिटी क्राइसिस का काल है, जिसको एरिक एरिक्सन कहते हैं। एरिक एरिक्सन के अनुसार इन्होंने एक थियरी दी है अपनी 8 स्टेजेस की, प्रॉपर लाइफ स्पैन थियरी बोलते हैं इसको, साइको सोशल डेवलपमेंट, मनो सामाजिक विकास का सिद्धांत। तो जनरली पेपर में नहीं आता है, बट इनडायरेक्टली पूछ लेता है, कोई कह रहा है हम लोग तो हमेशा जागे रहते हैं। तो पहचान का संकट, आइडेंटिटी क्राइसिस, यानी बच्चा ये ढूंढ रहा है कि मैं हूं कौन, हु एम आई, आखिर मैं हूं क्या और दुनिया में मैं करने क्या वाला हूं, मैं क्या करियर चूज करूंगा, कौन सा पार्टनर चूज करूंगा, मुझे कैसे जीवन बिताना है, मैं हूं कौन। ये सारी कहानी आइडेंटिटी का क्राइसिस है कि जो मेरे पिताजी ने मुझे सरनेम दिया है, मैं वो हूं या मैं कुछ और हूं। और यही कहानी एरिक्सन के साथ चल रही थी, जिन्होंने इस नाम को दिया। इनका नाम है एरिक एरिक्सन। ध्यान से देखिएगा, नाम क्या है? एरिक एरिक्सन। मतलब ये खुद आइडेंटिटी क्राइसिस में थे एक तरह से, और इनको बाद में समझ आया कि यानी एरिक किसका बेटा हुआ? एरिक का ही सन है। तो नाम जो है इन्होंने खुद को ही दिया, ये सरनेम एरिक एरिक्सन, यानी एरिक का ही बेटा है एरिक, है ना। इंटरेस्टिंग है ना। देखो, तो एरिक एरिक्सन की जब हम बात कर रहे हैं तो इन्होंने ये आइडेंटिटी क्राइसिस का कॉन्सेप्ट दिया। बहुत प्यारी थियरी है इनकी, मैंने यूट्यूब पे कराई हुई है, कभी समय मिले तो देखिएगा, बट वो पुराना होगा। आज की डेट में तो हम बहुत बातें करके समझते हैं चीजों को। आइडेंटिटी क्राइसिस
या बैच में आ रहे हैं तो वहां समझ लेंगे, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं आइडेंटिटी क्राइसिस यानी पहचान का संकट, आखिर मैं हूं क्या, मैं करियर क्या चूज करूंगा, मुझे कैसे जीवन जीना है ना। वोकेशनल एंजाइटी नाम की एक चीज होती है, वो होती है यहां पर वोकेशनल एंजाइटी यानी व्यवसायिक दुश्चिंता कि मुझे करना क्या है लाइफ में। करियर काउंसलिंग लेने जा रहे हैं बच्चे, है ना, दुनिया भर की चीजें, कौन सी स्ट्रीम लूं, इसमें ही पहले तो कंफ्यूज रहता है, भैया साइंस लूं, ह्यूमैनिटीज लूं, कॉमर्स लूं, क्या करूं आखिर जीवन में, किस तरफ जाऊं। किसी ने कहा वो बन जाओ, फलाने हमारे रिश्तेदार हैं, बहुत खुश रहते हैं, बहुत पैसा है उनके पास, अंदर से चाहे रोते रहते हो। बच्चे ने कहा हाँ ठीक है ये बन जाता हूं, फिर वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो आइडेंटिटी क्राइसिस वर्सेज रोल कंफ्यूजन, अगर आइडेंटिटी फॉर्म हो गई तो अच्छा, नहीं तो रोल कंफ्यूजन में रहेगा। फिर आप देखते हैं बहुत सारे लोग बहुत सारे करियर चेंज करते रहते हैं। तो वोकेशनल एंजाइटी का टाइम पीरियड है ये, ठीक है। बात आगे बढ़ेंगे। हमारे पूरा गांव 8 बजे ही सो जाता है, मैं ही जिंदा हूँ, आदित्य कह रहे हैं। यार मैं समझ सकती हूँ, कोशिश करेंगे थोड़ा सा 7 बजे करीब रख लें मैराथन, है ना। 6 बजे तो पॉसिबल नहीं है, मैंने आज भी सोचा था बट वो पॉसिबल नहीं हो पाता। तो हो सकता है कि कल 7 बजे मैराथन में लगा दूं और 9 बजे तक फ्री हो जाऊं, क्योंकि मेरा भी एक जीवन है जो बचा नहीं है, जिसमें मैं घूम सकूं, कहीं कुछ खा सकूं, कोई वीकेंड नाम की चीज हो जिसमें, है ना। देखना पड़ेगा। गुरमीत कौन से सब्जेक्ट की बात कर रहे हो भाई? देखिए तो समझते हैं फटाफट से। ब्रिज पीरियड यानी इसको पुल समय अवधि कह सकते हैं आप, ब्रिज कह सकते हैं, इसको भी समझेंगे, मैं आपको एक पिक्चर के थ्रू समझा दूंगी। एडोलेसेंट ईगो सेंट्रिज्म होता है, उसको लगता है सब मुझे देख रहे हैं, मेरा हेयर स्टाइल कैसे बना हुआ। आजकल मेरा भाई है वो नया नया एडोलेसेंस में आया है, किशोरावस्था में, तो मम्मी कह रही थी पूरे दिन शीशे के सामने खड़ा रहता है। तो मैंने कहा अब इस एज में नहीं खड़ा होगा तो कब खड़ा होगा। और मेरे को कह रहा है कि मम्मी देखो मेरे को ऐसे ऐसे बोलती हैं, ये कहती हैं। तो मैंने कहा भाई कम बाल बना लिया करो, और मम्मी में परिवर्तन थोड़ा मुश्किल नहीं हो गया इस उम्र में। तो हालांकि इतना भी कुछ नहीं है, बट वो हंसी मजाक की बातें हैं। तो ये क्या है, उसको लग रहा है सब मुझे देख रहे हैं। वो बाल एक बार में भी बन चुके थे, बट उसको लग रहा है सबका ध्यान मेरे ऊपर है। कपड़े पहन के जाने तो कौन से पहन के जाने हैं, आज मुझे शादी में जाना है अपनी वॉच दे दो। जैसे पूरी दुनिया उसी के ऊपर ध्यान लगा करके रखी हुई है। कोई 2 लोग शादी में बात कर रहे हो तो बच्चे को लगेगा, बच्चा नहीं है एडोलेसेंस में है, किशोरावस्था वाले व्यक्ति को लगेगा कि मेरे ही बारे में बात हो रही है, मेरी ही चीजों को देख करके जल रहे हैं, मेरी ही चीजों को देख करके खुश हो रहे हैं, वॉट एवर इट इज, ठीक है ना। तो ये हुआ एडोलेसेंट ईगोसेंट्रिज्म यानी किशोरावस्था अहम केंद्रित था। स्प्रिंग सीजन, बसंत ऋतु तो है ही भाई, इतने सारी एनर्जी होती है इस टाइम में आपके पास जिसकी हद नहीं है, ठीक। तो ये वाला समय या तो व्यक्ति को बनाएगा या बिगाड़ देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रांजिशनल पीरियड क्यों है, ये ब्रिज पीरियड क्यों है, इसको समझते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं लगातार। अगर हम देखें तो एडोलेसेंस यानी किशोरावस्था, 12 से 18 वर्ष का काल, 10 से 19 WHO के अनुसार किशोरावस्था एडोलेसियर से आया है ये, बेसिकली जो वर्ड है टू ग्रो टू मैच्योरिटी, जिसका मतलब होता है, अब मैं पता नहीं क्यों इतने डिटेल में जा रही हूँ, बट ठीक है पढ़ लो यार, नुकसान नहीं होगा। एडोलेसियर से ये वर्ड आया जिसका मतलब होता है टू ग्रो टू मैच्योरिटी, यानी परिपक्वता की ओर आप बढ़ रहे हैं, अभी हुए नहीं है परिपक्व, ठीक है। तो ये एक बात है। इधर है अडल्टहुड, यानी 21 साल के बाद या 18 साल के बाद अगर आप देखेंगे तो आप अडल्ट कहला रहे हैं, वयस्क बन जाएंगे आप। और इससे पीछे क्या है, चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, जिसमें हम पढ़ के आए कि 12 साल से पहले तक, 6 से 12 वाला जो टाइम है वो चाइल्डहुड का टाइम है। तो एडोलेसेंस बीच में कहीं फंसा हुआ है बेचारा, इसीलिए आइडेंटिटी के क्राइसिस हैं, रोने पड़ रहे हैं, ठीक है। अगर हम देखें तो ये है चाइल्डहुड यानी बाल्यावस्था, 12 वर्ष से पहले बच्चा था, अब 21 के बाद 19 के बाद उसको थोड़ा अडल्ट की तरह ट्रीट करेंगे। बीच में अटका हुआ है कि यानी ब्रिज है, ये अपने आप में पुल है। किसके बीच का पुल है ये है एक ब्रिज, चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच का, इसीलिए इसको ब्रिज पीरियड एडोलेसेंस को कहते हैं। दूसरा नाम इसका ट्रांजिशनल यानी परिवर्तन का काल है, ट्रांजिशनल पीरियड, ट्रांजिशन हो रहा है आपका एक बच्चे से एक अडल्ट में, तो इसको ट्रांजिशनल पीरियड भी हम कहते हैं। क्लियर है बात या नहीं, क्लियर है या नहीं है, बताओ एक बार, सबको क्लियर है ये बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टैनली हॉल ने क्या कहा है, इसको तनाव एवं तूफान का काल है। एडोलेसेंट ईगोसेंट्रिज्म मैंने आपको बता दिया। अच्छा इसमें यार सीटेट लेवल का नहीं है, छोड़ देते हैं उस बात को। 2 बेसिकली वो होते हैं आपके हार्मोन्स डिसऑर्डर होते हैं, एक बिंज डिसऑर्डर होता है जिसको बुलिमिया कहते हैं, बहुत ज्यादा खाता है बच्चा और उगल देता है एडोलेसेंस में ही, और एक होता है आपका
एनोरेक्सिया नर्वोसा बहुत कम खाती हैं लड़कियां, क्योंकि उनको लगता है उनका जो वेट है वो बढ़ रहा है। ये दोनों जो डिसऑर्डर हैं वो भी एडोलेसेंस के ही डिसऑर्डर्स हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। इससे भी क्वेश्चन निश्चित रूप से आता है, चाहे केंद्रीय विद्यालय हो, सीटेट हो, कोई और दुनिया का पेपर हो जहाँ पे टीचिंग की तैयारी हो रही हो। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट यानी आनुवांशिकता एवं वातावरण। ठीक है, ये क्या है? हेरिडिटी को हम कहते हैं कि ये नेचर का पार्ट है, यानी प्रकृति पोषण विवाद भी कह देते हैं। इस पे बहुत ही ज्यादा लड़ाइयां भी होती हैं मनोवैज्ञानिकों के बीच, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के बीच, कि भाई नेचर ज्यादा जरूरी है या नर्चर ज्यादा जरूरी है। मनीष, एक और फालतू सवाल आपने किया और आप गए, है ना। आज आपको लग रहा है मैं मजाक के उतने मूड में हूं, कितनी सीरियस बातें चल रही हैं। हम यहाँ एरिक्सन डिस्कस कर रहे हैं, हम यहाँ ऐसे ऐसे लोगों को डिस्कस कर रहे हैं जिन्होंने दुनिया बदल दी पढ़ाई की, दुनिया मनोविज्ञान में और बच्चों के विकास में, चाइल्ड डेवलपमेंट में सब पलट के रख दिया। और आप लगे हैं शादी कब करेंगे, हैं? मेरी शादी से दुनिया रुकी हुई है जैसे, हैं? चलो आओ फटाफट इधर आ जाओ, पढ़ लो, इतनी रात को लगे हुए हो। प्रकृति यानी नेचर, जिसको हेरिडिटी आनुवंशिकता कहते हैं। नेचर मतलब जो आपको मिल चुका है, आप इसको कह लीजिए नेचर से मिला है या आपके जीन से, जेनेटिक मेकअप से मिला है, जिसमें बदलाव संभव नहीं है, स्टैटिक है, ये स्थिर है, ऐसा नहीं हो सकता। आपकी आंखों का रंग आपको आज काला मिला है, कल आप उसको कुछ और बना लें, ठीक है ना। तो स्थिर है, फिक्स्ड है एक तरह से अगर देखा जाए। बहुत रेयर चेंजेस आते हैं, वो भी जनरेशंस बाय जनरेशन। नर्चर की अगर हम बात करें तो इसको पोषण कहते हैं, कि जो नर्चर, पोषण कहां से मिलेगा? खाना पीना, माहौल जो भी है वो एनवायरमेंट से मिलेगा। तो नर्चर का मतलब एनवायरमेंट यानी वातावरण हो गया। ठीक है जी बात। वातावरण एक डायनामिक फैक्टर है, परिवर्तनशील है। आज आप गांव में रहते हैं, कल आप शहर में जा सकते हैं, कल आप शहर में रहेंगे, परसों गांव में जा सकते हैं, और गांव से अमेरिका जा सकते हैं, अमेरिका से रूस, रूस से जहां चाहें घूम सकते हैं पूरी दुनिया, और फिर वापस से गांव आ सकते हैं। तो ये क्या हुआ? डायनामिज्म है, परिवर्तन है। जैसे डेवलपमेंट भी क्या, एक चेंज की प्रोसेस है, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, ऑल द बेस्ट साक्षी और आपकी दोनों सहेलियां अर्चना और लक्ष्मी, है ना। पढ़ लो, अब आ जाओ, ऑल द बेस्ट। अरे आप लोग बढ़िया करके आओगे, इतनी मेहनत क्यों चल रही है तो। लेकिन अब आपके बस का अगर पढ़ना नहीं है टिक करके तो प्रॉब्लम है, अदरवाइज अगर जो लोग पढ़ सकते हैं, ऑफकोर्स आप लोग पढ़ ही सकते हैं, तभी रुके हुए हैं, तो फिर उस स्थिति में कुछ नहीं कर सकते। तो प्रकृति यानी हेरिडिटी यानी नेचर, इसमें परिवर्तन उतना संभव नहीं है, जेनेटिक है। वही पोषण की अगर हम बात करते हैं तो ये एनवायरमेंट यानी डायनामिक है, परिवर्तनशील है, परिवर्तन आप आसानी से एनवायरमेंट में कर सकते हैं। अब कई लोग कहते हैं हेरिडिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है यानी नेचर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई लोग कहते हैं नर्चर ज्यादा इंपॉर्टेंट है यानी पोषण ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एनवायरमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर हेरिडिटी नहीं होगी तो एनवायरमेंट कितना भी अच्छा दे लीजिए, मान लीजिए एक बच्चे का बिल्कुल बुद्धि लब्धि एकदम इडियट वाली है, मतलब उसका जो है मानसिक विकास बिल्कुल रिटार्डेड है, तो एनवायरमेंट बहुत अच्छा देके भी बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं आ जाएगा। और अगर मान लीजिए हेरिडिटी बहुत अच्छी है और एनवायरमेंट एकदम खराब मिल गया, तो जिसको साइंटिस्ट बनना था वो चोर या टेररिस्ट भी बन सकता है। तो ये क्या हुआ? दोनों ही चीजें महत्वपूर्ण हो गई। ठीक, तो हम ये कहेंगे नेचर और नर्चर की जब हम बात कर रहे हैं तो दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। नेचर और नर्चर की डिबेट में आपको दोनों के साथ रहना है। कुछ पक्षों में नेचर ज्यादा प्रभावी हो जाता है यानी हेरिडिटी, जैसे आपकी आंखों का रंग, आपकी बालों का रंग, आपका बॉडी टाइप, आपकी हाइट, ये सब हेरिडिटी से ज्यादा प्रभावित होती हैं। और आपका जो एजुकेशन है, न्यूट्रिशन है, ये एनवायरमेंट से, ट्रेनिंग है, वो एनवायरमेंट से ज्यादा प्रभावित होती है। तो डेवलपमेंट क्या है? प्रोडक्ट है। डेवलपमेंट क्या है? वुडवर्थ कहते हैं दोनों ही महत्वपूर्ण है विकास में, चाहे वो हेरिडिटी हो चाहे वो एनवायरमेंट हो, दोनों का गुणनफल है विकास। लेकिन याद रखिएगा, गुणनफल है, एडिशन नहीं है, एडिटिव नहीं होते। ये पेपर में पूछा जा चुका है और ये अलग अलग लेवल्स के तरीके से भी पूछा जाता है। एडिटिव नहीं होते यानी योग नहीं हो सकता हेरिडिटी और एनवायरमेंट का। हेरिडिटी प्लस एनवायरमेंट बराबर डेवलपमेंट नहीं होता, ये क्रॉस लगा लीजिएगा इस चीज पे। हेरिडिटी इनटू एनवायरमेंट होगा। हेरिडिटी की गुणा होती है एनवायरमेंट के साथ, दोनों क्या करते हैं? प्रतिक्रिया करते हैं, आपस में इंटरेक्शन होता है हेरिडिटी और एनवायरमेंट का, और तब जाकर के विकास होगा। तो डेवलपमेंट बराबर हेरिडिटी इनटू एनवायरमेंट। अब इसमें ऐसा नहीं कि 50% रोल जो है हेरिडिटी का है, 50% एनवायरमेंट का है। अगर ऐसा होता तो फिर ये एडिटिव हो जाते, इनमें योग संभव था फिर तो 50% हेरिडिटी 50% एनवायरमेंट बन गई चाय। ऐसा थोड़ी है, कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले है, जटिल पारस्परिक क्रिया है। कुछ क्षेत्र में हेरिडिटी बहुत ज्यादा प्रभावी हो जाती है, कुछ में एनवायरमेंट ज्यादा प्रभावी हो जाता है, ठीक है ना। अगर आप एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो फिर एनवायरमेंट मैटर ज्यादा करेगा। अगर हम हेरिडिटी की बात कर रहे हैं तो आपका जो इंटेलिजेंस का स्तर है वो हेरिडिटी से ज्यादा प्रभावित होगा। हेरिडिटी क्या है? फिक्स्ड है, स्टैटिक है, स्थायी है। एनवायरमेंट डायनामिक और चेंजेबल है यानी परिवर्तनशील है।
हेरिडिटी कैन बी बेस्ट व्यूड, हम हेरिडिटी को देख सकते हैं जो एक रेंज सेट करती है। हेरिडिटी एक बेस तैयार कर देती है, केवीएस में पूछा जा चुका है। क्या है हेरिडिटी? एक बेस तैयार कर देती है, डेवलपमेंट के लिए एक आधार प्रदान कर देती है। हेरिडिटी क्या है, अब हम ये पढ़ेंगे थोड़ा सा। हेरिडिटी लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेट कर देती है डेवलपमेंट के लिए, बीच में आप एनवायरमेंट की वजह से खेलते रहते हैं, है ना। तो एक लिमिट तय करने में या बेस देने का काम करती है हेरिडिटी। अगर आप हेरिडिटरी बिल्कुल ही ठीक स्थिति में नहीं है, मानसिक विकास आपका बिल्कुल ही जड़ बुद्धि है, तो उस स्थिति में बहुत ही मुश्किल है कि आपको कितना भी अच्छा एनवायरनमेंट देके गिफ्टेड बना दिया जाए, वो फिर पॉसिबिलिटी नहीं हो पाएगी, ठीक है। लेकिन हाँ, ज़्यादातर लोगों का आईक्यू एवरेज होता है, तो इसलिए आप इसमें अपनी असफलताओं का जो ठीक रहा है वो खुद पे फोड़िएगा। ये मत कहिएगा हमें तो हेरिडिटी से अच्छी इंटेलिजेंस नहीं मिली थी। ज़्यादातर दुनिया सिर्फ 2% लोग हैं जो जीनियस हैं, और 2% लोग से भी कम हैं जो एकदम इडियट हैं, बाकी सब एवरेज में ही हैं। मोर देन 50% पॉपुलेशन एवरेज आईक्यू रखती है। आईक्यू पे आएंगे अभी। तो इज एक्चुअली शेप्ड बाय द सपोर्ट एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ द एनवायरनमेंट, यानी जो हेरिडिटी है उसको सपोर्ट मिलती है, एनवायरनमेंट और हेरिडिटी दोनों काम करते हैं। बेसिकली सपोर्ट देखिएगा, जो डेवलपमेंट है उसको सपोर्ट मिलता है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट में जो अपॉर्चुनिटीज मिली हैं उससे, ठीक है। ये वही बेसिक बात जो हम 4 बार रिपीट कर चुके हैं।